नमस्कार, आप सबका एडुसेट नेटवर्क में स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया पे चर्चा कर रहे थे। कल हमने गुप्त काल के भारत के गुप्त काल के बारे में चर्चा की थी। कल के इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे गुप्त काल के बाद के चरण में वास्तुकाल का किस प्रकार से विकास हुआ। और इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद प्रधान, जो कि दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है। वेलकम यू सर। धन्यवाद अंकिता। कल तक हमने गुप्त काल तक भारतीय वास्तुकला के विकास की परिचर्चा की थी और उस पर भारतीय आर्थिक जीवन और सामाजिक चिंतन का किस प्रकार प्रभाव पड़ा है उस तत्व का विश्लेषण किया था। यदि हम गुप्तों के बाद के चरण को देखें तो उसमें सबसे जो प्रमुख बात है वह है कि गुप्तों ने जिस प्रकार की राजनीतिक एकता एक प्रकार से भारत में स्थापित की थी उसको कहीं न कहीं बड़ा नुकसान पहुंचा और गुप्तों के विघटन के बाद नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियां हम लोगों को भारत में दिखाई पड़ती हैं। कई क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो जाता है और ये क्षेत्रीय जो राज्य हैं आमतौर पे इनका एक कुल विशेष से संबंध देखा जाता है और यही कारण है कि हम गुप्तों के बाद केवल और केवल उत्तर भारत में एक और हर्षवर्धन को प्रभावी राजा के रूप में देखते हैं, दूसरी ओर दक्षिण भारत में हम चालुक्य और चालुक्यों के साथ साथ राष्ट्रकूटों का उदय देखते हैं। लेकिन 800 से 1200 का कालखंड जो आज की परिचर्चा का एक मुख्य विषय है, इसमें ढेर सारे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ है और इन क्षेत्रीय राज्यों में जो प्रमुख राज्य हैं वो चौहान हैं, प्रतिहार हैं, परमार हैं, चंदेल हैं, कलचुरी हैं। दक्षिण भारत की तरफ जाएं, डेक्कन की तरफ जाएं तो राष्ट्रकूट हैं और दक्षिण भारत में चोल और चालुक्य हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण भारत अपेक्षाकृत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता है और कला के दृष्टिकोण से परंतु यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि जो कला विकसित होती हुई खास करके नागर शैली की जो स्थापत्य कला है जिनका विकास गुप्तों के काल में आरंभ हुआ, वह एक विशिष्ट शैली उत्तर भारत में विकसित की और उस शैली को हम आम तौर पर नागर शैली की संज्ञा देती हैं। तो नागर शैली जैसा कि नागर शब्द से पता चलता है, प्रतिध्वनित होता है, जो शैली नगर विशेष की प्रचलित शैली हो उसको हम नागर शैली कहेंगे। जो नागर शैली के जो मंदिर हैं वो उत्तर भारत में प्रचलित हुए। इसका क्षेत्र हम लोग कह सकते हैं कि राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र से लेकर कलिंग तक का अर्थात आधुनिक काल के ओडिशा तक का क्षेत्र है और इसमें भी कुछ क्षेत्रीय विविधताएं दिखाई पड़ती हैं। उड़ीसा के क्षेत्र में जो मंदिर की जो वास्तुशैली विकसित हुई उसको हम कलिंग प्रासाद कहते हैं, जो एक मध्य भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पे खजुराहो जैसे मंदिर बने हैं इस कालखंड में और वह एक विशिष्ट शैली है जो सेंट्रल इंडिया में डेवलप की हुई है। साथ ही पश्चिम भारत में खास करके गुजरात के क्षेत्र में जो शैली विकसित हुई है उसको लाट प्रासाद कहते हैं। तो हम देखते हैं कि कई शैलियाँ जो हैं वो हम लोगों को उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य के दृष्टिकोण से दिखाई पड़ती हैं। और यदि इस युग के नागर शैली के मंदिर की विशेषताओं को हम लोग देखें तो सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है नागर शैली की, वो एक बहुत सुविशाल शिखर का गर्भगृह के ऊपर निर्माण किया जाना है। इतना सुविशाल शिखर पूर्व के मंदिरों में नहीं विकसित किए जा सके थे। खास करके उड़ीसा के क्षेत्र में जहाँ पर शिखर को हम लोग आम तौर पे रेखा देउल कहते हैं,
और रेखा देउल का तात्पर्य है कि जो कर्विलिनियर जो स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है, उसका जो मंदिर का ऊपरी हिस्सा है उस पर जो रेखा का झुकाव है वो चारों तरफ से इस प्रकार का है कि वह हमें एक बेलनकार सुंदर स्ट्रक्चर के रूप में, एक संरचना के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। और इस शिखर के ऊपर एक सुविशाल कॉग्ड व्हील, आमतौर पे हम इसे आमलक कहते हैं, आमलक को रखा जाता है जो पूरे संरचना को सुस्थिर कर बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। और फिर आमलक के ऊपर चंद्रिका, कलश जैसी संरचनाएं स्थापित की जाती हैं। तो इस प्रकार से जो नागर शैली के मंदिर इस युग में विकसित हुए उनके 3 प्रमुख भाग हैं। मंदिर एक ऊंचे चबूतरे के ऊपर निर्मित होने लगा, जिस चबूतरे को वेदिका कहा जाता है, और वेदिका के ऊपर गर्भगृह का विन्यास होता है, गर्भगृह का विधान होता है, उसको हम अंग्रेजी में सैंक्टम सैंक्टोरम कहते हैं। और गर्भगृह के अंतर्गत ही देवता की, मुख्य देवता की जो प्रतिमा है वह स्थापित की जाती है। पुनः गर्भगृह के ऊपर शिखर शैली विकसित हुई, और यह शिखर एक कर्विलिनियर प्रकार का, बेलनकार प्रकार का शिखर होता है, जिसके ऊपर आमलक, चंद्रिका और कलश और कई बार आयुध या बीजपूरक जैसे विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट प्रतिमान स्थापित किए जाते थे। तो नागर शैली के विकास के दृष्टिकोण से 800 से 1200 की जो सदी का काल है, जिसको हम आमतौर पर राजपूत काल कहते हैं, ये कला के विकास के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। इसी कालखंड में यदि हम महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं, जहाँ पर राष्ट्रकूट राजाओं ने गुफाओं को काटकर ब्राह्मण धर्म संबंधित मंदिरों के निर्माण की एक नवीन प्रक्रिया को जन्म दिया है, और वो कहीं न कहीं दक्षिण भारत की स्थापत्य शैलियों से प्रभावित थे। और दक्षिण भारत में गुप्तों के कालखंड के समाप्ति के चरण में द्रविड़ शैली की एक नवीन विधा का पल्लव काल में स्वयं जन्म हो चुका था। और पल्लव काल 6ठी शताब्दी ईस्वी के उपरांत का जो काल है, उसमें मंडपों का निर्माण हुआ है, मंदिरों को पत्थरों को काट कर एकास्मक पत्थर के बने हुए मंदिरों का निर्माण हुआ है, और संरचनात्मक मंदिर, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स भी बने हैं। और इसमें खास करके हम यदि देखें तो मंडकपट्टू नामक स्थल और महाबलीपुरम नामक जैसे स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषकर महाबलीपुरम के पंच पांडव रथ पत्थर को काटकर बनाए गए मंदिरों के आरंभिक और बेजोड़ नमूने हैं। इसके साथ ही जो संरचनात्मक मंदिर बने हैं वो भी पल्लवकालीन है। विशेषकर राज सिंह के काल में जिस प्रकार की शैली विकसित हुई है, जैसे तट मंदिर महाबलीपुरम का राज सिंहेश्वर मंदिर, और जो कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर है, वो द्रविड़ शैली के मंदिरों में प्रमुखता से स्थान रखते हैं। जो द्रविड़ शैली के मंदिरों के ऊपर यदि हम ध्यान दें और उनकी तुलना नागर शैली के मंदिरों से करें, तो स्पष्टतः एक अंतर जो सबसे पहले हमारे समक्ष आता है वह है मंदिर के गर्भगृह के ऊपर की रचना में जो अंतर है। नागर शैली में हम लोगों ने ये समझा है कि जो सुपर स्ट्रक्चर है नागर शैली का, उसको हम शिखर कहते हैं, वह एक कर्विलिनियर प्रकार का सुपर स्ट्रक्चर है। दक्षिण भारत के यदि हम मंदिर को देखें तो वहाँ एक पिरामिड के आकार का सुपर स्ट्रक्चर है, और उसको हम आमतौर पर शिखर नहीं कहकर विमान कहते हैं। और दक्षिण भारत के जो द्रविड़ शैली के मंदिर है, उसके विमान के ऊपर 2 प्रमुख संरचनाओं का निर्माण होता है। एक जिसका छत हम जिसे कूट कहते हैं, कूट का तात्पर्य हुआ जिसका एक डोमिकल प्रकार का सुपर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता हो, और दूसरा साला जो बैरल वाउल्टेड प्रकार का हो। तो कूट और साला प्रकार के 2 विशिष्ट अलंकरण द्रविड़ शैली के मंदिरों के बाह्य भित्तियों पर, विशेषकर विमानों के ऊपर बहुलता से, प्रमुखता से अंकित किए जाने लगे, बनाए जाने लगे, और इस तरह से अपनी पिरामिड नुमा आकृति के कारण दक्षिण भारत के मंदिरों की एक विशिष्ट शैली हम लोगों को दिखाई पड़ती है। एक तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है कर्नाटक और डेक्कन का, जहाँ पर कि बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण होता है। विशेष करके होयसल काल जो है,
और इस होयसल काल के मंदिर जो 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का कालखंड है, यहाँ पे राजा विष्णुवर्धन ने हेलेबिड नामक स्थल पे होयलेश्वर मंदिर का निर्माण किया है। और ये मंदिर काले पत्थर के बने हुए हैं। इनके ऊपर बहुत ही सूक्ष्म तर संरचनाओं का और विशिष्ट प्रतिमानों का, प्रतीकों का, लक्षणों का निरूपण किया गया है और कलात्मक दृष्टिकोण से ये मंदिर अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, जिसके कई उदाहरण हैं। हेलेबिड का होयलेश्वर मंदिर, बेलूर का चीना केशव मंदिर, सोमनाथपुर का मंदिर, और ये जो सभी मंदिर हैं इनके गर्भगृह के ऊपर की रचना न तो पूरी तरह पिरामिड नुमा है और न ही नागर शैली के मंदिरों की भांति कर्विलीनियर प्रकार का है। तो इस शैली को हम एक मिश्रित शैली मान सकते हैं और इसमें द्रविड़ शैली के तत्वों का और नागर शैली के तत्वों का, दोनों ही तत्वों का संयोजन हुआ है। और यदि हम इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो ये चालुक्य शासकों का पट्टदकल नामक स्थल है। 3 महत्वपूर्ण स्थल चालुक्य काल के हैं, पट्टदकल, बादामी और ऐहोल। और खास करके पट्टदकल को हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत की शैली और द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारतीय शैली है, इन दोनों का सम्मिलन स्थल है। और वहाँ पर एक तीसरी शैली का जन्म होता है, वह बेसर शैली है, जिसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों प्रकार की शैलियों का संयोग हुआ है, सम्मिलन हुआ है, और इस प्रकार से एक नवीन कलात्मक शैली उभर कर आई है, जिसको हम बेसर शैली का मंदिर कहते हैं। साथ ही जिसकी हम परिचर्चा कर रहे थे कि चालुक्यों से अलग हटकर जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का, वहाँ पे वेस्टर्न कल्चुरीज, पश्चिमी कल्चुरी शासक और राष्ट्रकूट शासकों का आधिपत्य रहा है। और राष्ट्रकूट शासकों में कृष्णा फर्स्ट जो शासक हुए हैं, उनका एक बहुत ही प्रभावशाली काल है कला के दृष्टिकोण से। और उनके काल में एलोरा नामक स्थल पर एक सुविशाल, जिसे भारत का नहीं दुनिया का सुविशालतम एकास्मक पत्थर का मोनोलिथिक स्ट्रक्चर हम मान सकते हैं। ये गुफा संख्या 16 को आम तौर पे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है और विश्व के इतिहास में यह एक अद्वितीय मंदिर है। अपने कलात्मक संपन्नता के कारण, अपने रूप विन्यास के कारण, अपने वास्तुकलात्मक उपलब्धियों के कारण, और साथ ही साथ इसमें जो मूर्तियों का निरूपण हुआ है जो मूर्तियां शिव पुराण और विष्णु पुराण की कथाओं पर आधारित हैं। उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे तो अंधकासुर संग्राम मूर्ति है, इसी तरह से त्रिपुरांतक शिव की अलध मुद्रा में खड़ी मूर्ति है, और शिव और पार्वती के बीच अक्ष क्रीड़ा का दृश्य है, पानी ग्रहण का जो दृश्य है। ये समस्त दृश्य जो हैं वो पौराणिक जो मान्यताएं और कथाएं हैं उनके आधार पर उनका निरूपण हुआ है। ये बहुत ही सुचित्रित मंदिर था। और मंदिरों के निर्माण की शैली के दृष्टिकोण से यदि इसका विश्लेषण किया जाए तो इसमें इसके विमान पर द्रविड़ शैली का विशिष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। हम ये देखते हैं कि इसी कालखंड में कई और स्थान हैं जहाँ पर कि मंदिरों की शैली व्यापक रूप में विकसित हुई है। और माउंट आबू नामक स्थल जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर जैन मंदिरों का निर्माण हुआ है। और ये जो जैन मंदिरों का पूरा समूह है, जिसको हम दिलवाड़ा जैन मंदिर समूह के नाम से जानते हैं, यह भी एक प्रकार से देखा जाए तो बेसर शैली का उदाहरण है, क्योंकि इसमें नागर शैली की भांति बहुत ही समुन्नत और प्रभावशाली शिखर नहीं है, लेकिन पुनः अलंकरण के दृष्टिकोण से इन मंदिरों का कोई दूसरा विकल्प हमें नहीं दिखाई पड़ता है। और इन मंदिरों में खास करके जो सीलिंग है, जो आंतरिक जो छत है, संरचना है मंदिर की, वो बहुत ही अलंकृत है। और यह श्वेत संगमरमर से बनाए गए मंदिर है, इसलिए जो शिल्प कला के विधान के दृष्टिकोण से जो अलंकरण का कार्य है, जो उत्कीर्णन का काम है, वो बहुत ही सूक्ष्मता से किया जाना संभव हो सका है। इन जैन मंदिरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इन मंदिरों के जो स्तंभ हैं वो स्तंभ अलंकरण के दृष्टिकोण से बहुत ही प्रभावशाली हैं। और किसी भी दर्शक के लिए, किसी भी कला इतिहास के अध्येता के लिए कठिन काम होगा कि वो एक समान प्रकार का स्तंभ इन बड़े मंदिरों में, 2 समान स्तंभ एक साथ ढूंढ पाए, क्योंकि हर स्तंभ कलाकार ने
कुछ न कुछ नवीन प्रयोगों के साथ बनाया है। तो इस प्रकार से जैन मंदिरों ने एक विशिष्ट शैली विकसित की और इसमें मल्टी कस्प्ड आर्चेज का, बहु घुमाव वाले संरचनाओं का, मेहराबों का बहुत ही सुंदर प्रयोग इनमें देखा जाता है। और इनकी शैली ने कालांतर में 15वीं 16वीं शताब्दी तक के जैन मंदिरों की परंपरा को प्रभावित किया है, जिसमें रनकपुर की जो मंदिर हैं, जैन मंदिर हैं, वो निश्चित रूप से दिलवाड़ा जैन मंदिर समूह के प्रभाव को दिखाते हैं। यहाँ यह बताना बहुत ही उपयुक्त होगा कि जैन मंदिरों का निर्माण में जो योगदान है वो चालुक्य और सोलंकी शासक के मंत्रियों का है, जो बहुत ही धनी थे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है कि जैन समुदाय अत्यंत ही धनिक वर्ग होने के कारण उन्होंने मंदिरों के ऊपर व्यय और उनके संरक्षण के लिए अत्यधिक पैसा खर्च किया, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा अलंकृत मंदिरों का निर्माण हो पाया है। जो अलंकरण की प्रवृत्ति हमें आमतौर पे कर्नाटक के होयसल मंदिरों में और राजस्थान के जैन मंदिरों में दिखाई पड़ती है, उनका मुकाबला, उनके समानांतर भारत में दूसरे स्थलों पर मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन हर क्षेत्रीय शैली की, हर स्थानगत शैली की कुछ अपनी विशेषताएं हैं और हम लोग इसी संदर्भ में देखेंगे कि मध्य भारत में बुंदेलखंड के क्षेत्र में स्थित खजुराहो समूह के मंदिरों की संरचना किस प्रकार से है। और ये खजुराहो समूह के जो मंदिर हैं वो दुनिया में शिल्प कला के दृष्टिकोण से और मूर्ति कला के दृष्टिकोण से विख्यात हैं। और आज हजारों लाखों की संख्या में दर्शक खजुराहो समूह के मंदिर को देखने आते हैं, तो आम तौर पे उनके मस्तिष्क में कला में काम शास्त्रीय जो विवेचना हुई है, अभिव्यक्ति हुई है, ऐसा विषय उनके मस्तिष्क में होता है। यह कलात्मक दृष्टिकोण से और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण पक्ष है। परंतु यदि हम स्थापत्य की शैली के दृष्टिकोण से देखें तो मध्य देशीय खजुराहो समूह के मंदिरों का जो स्वरूप है वह संतुलन के दृष्टिकोण से वह अत्यंत प्रभावशाली दिखता है। जिस प्रकार का समानुपातिक हम कह सकते हैं संयोजन कला के अलग अलग तत्वों का इन मंदिरों में हुआ है, वह बहुत ही दुर्लभ प्रयोग है। और इन पूरे खजुराहो में 84 मंदिरों का आमतौर पर उल्लेख होता है, लेकिन अब तक 24 मंदिरों की खोज हुई है। और यहाँ मुख्यतः ब्राह्मण धर्म से संबंधित मंदिर और जैन धर्म से संबंधित मंदिर की प्राप्ति हुई है। लेकिन हाल फिलहाल के वर्षों में बौद्ध मंदिर के अवशेष भी खजुराहो से हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। और यहाँ जो पश्चिमी समूह है मंदिरों का, जो सबसे महत्वपूर्ण समूह माना जा सकता है, यहाँ हमें मतंगेश्वर नामक मंदिर पश्चिमी समूह में मिलता है, जो आरंभिक चरण का है। और भी हम मतंगेश्वर से यदि पीछे की ओर जाएं तो यहाँ 64 योगिनी मंदिर है। और बहुत सारे विद्वानों ने, जिन्होंने खजुराहो समूह के मंदिरों के ऊपर कार्य किया है, वो मानते हैं कि खजुराहो किसी न किसी प्रकार से तंत्र, वामाचार और योगिनी कल्ट से जुड़ा हुआ स्थल रहा है। और इस प्रकार यहाँ पर तंत्र के प्रभाव में कला के अंदर काम शास्त्रीय तत्वों का और रति क्रीड़ा का निरूपण स्वाभाविक रूप से हुआ है। यदि हम मतंगेश्वर मंदिर जिसकी बात कर रहे थे को सामान्य तौर पर देखें तो ये बहुत बड़े अधिष्ठान के ऊपर निर्मित किया गया हुआ मंदिर है, लेकिन इसका शिखर बहुत प्रभावशाली नहीं है। इसके साथ बने दूसरे मंदिरों की जो शिखर शैली है वह अत्यंत ही रोचक है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि एक मूल शिखर के ऊपर, एक जिसे मूल मंजरी कहते हैं हम, इन मूल मंजरीकियों के ऊपर अनेकानेक छोटे शिखरों का निर्माण किया गया है। और यदि हम उसको कला और स्थापत्य के दृष्टिकोण से कहें तो हम कह सकते हैं कि ये अनेकांत शिखर हैं, यानी एक शिखर नहीं है, एक मूल शिखर के ऊपर कर्ण श्रृंग बने हुए हैं, उरु श्रृंग बने हुए हैं, कई बार हम इसे अंग शिखर की संज्ञा देते हैं। और सलिल अंतरालों के साथ बने हुए इन उरु श्रृंगों की जो रचना है, इनका जो वैविध्य है, वो बहुत ही प्रभाव उत्पादक होता है। और हम इनके इस मंदिर के ऊपरी भाग के ऊपर ध्यान देखें तो मंदिर बहुत ही संतुलित प्रतीत होता है और बहुत ही विशिष्ट रूप से सुंदर बनाया गया। आमलक के ऊपर चंद्रिका, कलश और कलश के ऊपर बीज पूरक का विधान,
खजुराहो ग्रुप के मंदिरों की महत्वपूर्ण विशेषता है। लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, इन सभी मंदिरों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है संरचनात्मक दृष्टिकोण से और कला के दृष्टिकोण से। लेकिन इन संपूर्ण मंदिर समूह में जो सर्वोत्कृष्ट है और जो सर्व प्रशंसनीय है वह मंदिर है कंदरिया महादेव। और कंदरिया महादेव मंदिर में शब्द के अर्थ के बारे में कई विद्वानों ने इसकी अलग व्याख्या की है। कंदरा का तात्पर्य गुफा से होता है और यह मंदिर कैलाश पर्वत जहाँ शिव का निवास है उसकी गुफा विशेष की द्योतना करता है जहाँ शिव निवास करते हैं, इसलिए इसको कंदरिया कहा गया है। लेकिन कुछ विद्वान सोचते हैं कि यह कंदरपारी, कंदर्प और अरी दो शब्दों से मिलकर बना है। कंदर्प का जो तात्पर्य है वो कामदेव है और अरी का तात्पर्य शत्रु है। तो कंदरपारी, कंदर्प अरी शब्द से शिव की द्योतना होती है, जो शिव को समर्पित मंदिर है, ऐसा इसका अर्थ है। संतुलन, अलंकरण और निश्चित रूप से कहा जाए तो कला के विविध प्रतिमानों और प्रतीकों के संयोजन के दृष्टिकोण से खजुराहो जो समूह के मंदिर हैं उसमें कंदरिया महादेव मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। चंदेलों ने एक बड़े क्षेत्र के ऊपर शासन किया है जिन्होंने इन मंदिरों का निर्माण किया है और चंद्रवर्मन से लेकर विद्याधर चंदेल तक का जो कालखंड है एक कालखंड अत्यधिक समृद्धि का है। हम जानते हैं कि मोहम्मद गजनी भी विद्याधर के क्षेत्र में प्रवेश करने की, मोहम्मद गौरी भी गजनी भी विद्याधर के राजनीतिक क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने की कोशिश नहीं कर पाए थे और उसका कारण था चंदेलों का अत्यधिक सशक्त होना, राजनीतिक रूप से, सामरिक रूप से और आर्थिक रूप से। और इनकी आर्थिक जो समृद्धि है उसका निश्चय ही प्रभाव हम लोगों को खजुराहो समूह के मंदिरों में दिखता है। जहाँ तक स्त्री अलंकरणों का विषय है, स्त्रियों के वस्त्र विन्यास का विषय है, महत्वपूर्ण है। केश विन्यास जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले जो आभूषण हैं या महिलाओं द्वारा जो पहने जाने वाले वस्त्र और आभूषण हैं वे निश्चय ही एक बहुत आर्थिक रूप से संपन्न और समृद्ध समाज के परिचायक है। तो मंदिरों की कला से हमें आर्थिक समृद्धि और उस काल की जो जीवन शैली है उसके विशेष रूप से हम लोगों को बोध होता है। इस काल में नागर शैली के जो मंदिर बने हैं इनमें कुछ मंदिर जो बिहार के क्षेत्र में स्थित हैं वो भी उल्लेखनीय हैं और इसमें बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थल पे सूर्य देवता को समर्पित एक मंदिर है। आपको ये बताना चाहेंगे कि जो कलिंग प्रासाद की जब हम बात करते हैं तो वो केवल और केवल उड़ीसा के क्षेत्र के मंदिरों की परिचर्चा नहीं करके हमें दक्षिण बिहार से लेके उत्तरी आंध्र प्रदेश तक के जो क्षेत्र है उस संपूर्ण क्षेत्र में कलिंग शैली का बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो दक्षिणी बिहार के क्षेत्र में भी कलिंग शैली का प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है और यह प्रभाव देव नामक स्थल पर बने सूर्य मंदिर के ऊपर स्पष्टता देखा जा सकता है। लेकिन देव से जो ज़्यादा दूर नहीं है बोधगया का क्षेत्र, वहाँ के यदि हम बौद्ध मंदिर का विश्लेषण करें तो यहाँ पर जो शिखर है वह एक बहुत ही बोधगया के महाबोधि मंदिर का शिखर बहुत ही विशिष्ट है। इसमें यह एक जो बोधगया के मंदिर का जो शिखर है वो कर्विलीनियर पूरी तरह से नहीं है, यह चौकोर है और चारों कोनों से जो रेखाएं स्कंध भाग तक जाती हैं वो स्पष्टता दिखाई पड़ती हैं, बल्कि ये ज़्यादातर पिरामिड प्रकार का दिखाई पड़ता है। लेकिन ये पिरामिड कहने का तात्पर्य नहीं है कि दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली से मिलता जुलता है, यह उत्तर भारतीय शैली ही है और ख़ास करके ईंटों से बनने के कारण यह चौकोर शैली में इसको बनाया गया है। और इस शैली का अपना एक विशिष्ट पक्ष यह भी है कि चारों दिशाओं में, चारों कोनों पर भी छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण किया गया और मध्य में मुख्य मंदिर है। तो यह स्वयं में एक पंचायतन प्रकार का मंदिर है और यह एक ब्रिक मेड टेम्पल है। और यही कालखंड है 7वीं से 12वीं शताब्दी का, जब बिहार के क्षेत्र में मंदिरों के साथ साथ
महाविहारों का निर्माण होता है। और ये पाल शासकों का पीरियड है। हम आमतौर पर मान सकते हैं जब बांग्लादेश, आधुनिक बांग्लादेश जी और आज का जो पश्चिमी बंगाल है और बिहार है, यदि हम इसको तत्कालीन संदर्भ में, मध्यकालीन संदर्भ में कहें तो जो वारेंद्र का क्षेत्र है, जो पुनर्वर्धन भुक्ति का क्षेत्र है और जो मगध का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में महाविहारीय संरचनाएं निश्चित रूप से बड़े स्तर पे बनाई गई हैं। यही कालखंड में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय अपने उत्कर्ष पर पहुंचते हैं, उदंतपुरी के विश्वविद्यालय का निर्माण होता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण होता है और जगद्दल और सोमपुरवा में भी विश्वविद्यालयों का निर्माण होता है। तो बहुत सारे स्थल ऐसे हैं बिहार और बंगाल के क्षेत्र में जहां पर ब्राह्मण धर्म संबंधी मंदिर नहीं, बड़ी संख्या में होकर बौद्ध मंदिर और बौद्ध विहारों को हम प्रामाणिक रूप से प्राप्त करते हैं। और यदि इन महाविहारों की परिचर्चा की जाए जिसमें नालंदा के ऊपर सर्वाधिक लिखित प्रमाण हमारे पास विद्यमान हैं, हम इस संदर्भ में यदि वेनशांग का उदाहरण लें तो नालंदा को 100 गांवों का दान प्राप्त होता था। और यदि इत्सिंग का उदाहरण लें तो नालंदा को 200 गांवों का से सहयोग प्राप्त होता था और 200 गांवों की राजस्व की राशि से इस विश्वविद्यालय को चलाया जाता था। यह विश्वविद्यालय के रूप में था, इसका प्रमाण भी प्राप्त होता है। एक मृत्यु पट्टिका के ऊपर नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघस्य ऐसा लिखित है और ऐसा हम लोगों को प्राप्त हुआ है जो विश्वविद्यालय के रूप में जो इसकी मान्यता है उसको स्थापित करता है। यहाँ मैं यह बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से मध्यकालीन भारत के आत्मनिर्भर गांवों ने महाविहारों को व्यापक सहयोग प्रदान किया और केवल राजकीय सहायता से भारत में महाविहारों और मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि जन सहयोग की और खास करके ग्रामीण जनता के सहयोग की उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इस दृष्टिकोण से नालंदा का जो गौरवशाली इतिहास है और गांव से उसका जो संबंध है वह तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक जो व्यवस्था थी उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत प्रभावशाली पक्ष को उजागर करता है कि किस प्रकार ग्रामीण अर्थतंत्र उस समय की महाविहारीय संस्कृति को समर्थन दे रहा था। ये केवल और केवल उत्तर भारत के संदर्भ में ही महत्वपूर्ण नहीं है, दक्षिण भारत के नागापट्टिनम जैसे विहार और पश्चिमी भारत के वल्लभी जैसे विहारों को भी राजकीय सहयोग के साथ साथ सामान्य जनता का सहयोग प्राप्त था। तो इस प्रकार से न केवल मंदिरों का इस युग में विकास हुआ है, बसाडी जो जैन धर्मस्थल और महाविहार हैं और महाविहार जिन्हें संघाराम कहते हैं जो बौद्ध धर्मस्थल और महाविहार हैं, उनका भी हमें भारत में विकास दिखाई पड़ता है। यदि दक्षिण भारत के पल्लव काल के बाद के कालखंड को हम देखने की कोशिश करें तो यह कालखंड चोल राजाओं का कालखंड है और मंदिरों के निर्माण के दृष्टिकोण से चोल राजाओं का जो काल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। चोलों में जो प्रथम शासक हुए हैं वो प्रथम शासक का नाम विजयालय चोल था और उन्होंने विजयालय चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किया जो मंदिर के निर्माण की शैली के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पल्लवकालीन विशेषताओं को रखने के साथ साथ जहाँ तक मंदिर के आकार का और स्वरूप का प्रश्न है, यह आकार के दृष्टिकोण से ये बृहद से बृहदतर बनता हुआ मंदिर दिखाई पड़ता है और जिसका सबसे बड़ा स्वरूप, सबसे विकसित स्वरूप हमें तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर में दिखाई पड़ता है। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर की मूलभूत विशेषताओं के ऊपर यदि हम ध्यान दें तो पहली जो विशेषता हमारे सामने प्रकट होती है वो यह है कि ये राजाश्रय में विकसित की गई मंदिर है। राजा ने स्वयं इस मंदिर के निर्माण में विशिष्ट अभिरुचि ली है और ये पूरी तरह से एक इंपीरियल स्ट्रक्चर है। यह एक राजकीय प्रकार का बनाया गया मंदिर और भवन है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको हम केवल और केवल एक देवस्थल के रूप में नहीं ले सकते, यह एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उस समय के कालखंड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया
और जैसा कि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि इस मंदिर में 985 कर्मचारी कार्यरत थे। इस मंदिर में पौन भंडारम था, स्वर्ण को सोने को संरक्षित रखने के लिए एक स्पेशल सेल था। इस मंदिर में अवन्न कलम था, जहां दान में दी गई प्रमुख वस्तुएं रखी जाती थीं। और अभी अभी अखबारों में ये विषय आया है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास अकूत संपत्ति है, 1 लाख करोड़ की संपत्ति है। तो इतिहासकारों को ये बात विज्ञात होनी चाहिए और इस देश के इतिहास और विरासत में भी रुचि रखने वाले लोगों को विज्ञात होनी चाहिए कि मंदिर परंपरा में पौन भंडारम और अवकलम का विशेष महत्व था, जहां दान स्वरूप और मंदिर के कोष में प्रभुत मात्रा में सोने चांदी और पैसे दान में दिए जाते थे। और उसका एक बड़ा पक्ष था कि तब कोई भारत में बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, मंदिरों के माध्यम से लोन देने का, ऋण देने का कार्य भी किया जाता था। और ऐसा बृहदेश्वर मंदिर के कार्य प्रणाली से स्पष्ट होता है कि वहाँ पशुपालकों, किसानों और गडेरियों को मंदिर के द्वारा ऋण प्रदान किया जाता था। और गडेरियों के उत्पाद, ग्वालों के उत्पाद और किसानों के उत्पाद को मंदिर प्राप्त करता था, जिससे तीर्थयात्रियों की और मंदिर के कर्मचारियों की सेवा का कार्य होता था। तो मंदिर की आर्थिक जो भूमिका थी समाज में, वह एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इस भूमिका को समझने के दृष्टिकोण से बृहदेश्वर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, क्योंकि इसे 35 गांवों का अनुदान प्राप्त था। और हम ये बताना चाहेंगे कि मंदिर हमारी संस्कृति में कैसे महत्वपूर्ण हुए, किस रूप में महत्वपूर्ण हुए, कि चोलों के साम्राज्यिक विस्तार की जो सीमा थी और बृहदेश्वर मंदिर के धार्मिक प्रभाव की जो सीमा थी, उसमें स्वयं अंतर था। बृहदेश्वर का प्रभाव क्षेत्र चोलों के साम्राज्य के प्रभाव क्षेत्र से कहीं ज़्यादा बड़ा था। और इस बड़े मंदिर में अलग अलग मंदिर से चुने गए नृत्यांगनाओं, शिल्पकारों, गायकों को बुलाया जाता था। और ऐसे 56 मंदिर दक्षिण भारत के किसी न किसी प्रकार से अनुबंधित थे बृहदेश्वर मंदिर से। और वहाँ की नृत्यांगनाएं आकर बृहदेश्वर मंदिर में नृत्य सीखने का और प्रशिक्षित करने का बल्कि कार्य करती थीं। साथ ही गोलकी विहार जैसे स्थल, जहाँ पर कि धार्मिक ग्रंथों का, आगम ग्रंथों का संकलन होता था, उससे भी ये मंदिर संयुक्त था। और वैदिक शिक्षा के केंद्र के रूप में, साथ ही आयुर्वेद के चिकित्सालय के रूप में भी मंदिर की बड़ी मान्यता थी। अर्थात मंदिर शिल्प, कला, आयुर्वेद, वेद, वेदांग संबंधित शिक्षा, न्याय और साथ साथ मंदिरों की भूमिका सिंचाई के विकास में और किसानों के बीच समृद्धि लाने से जुड़ी हुई थी। यानी पूरी ग्रामीण और सामाजिक संस्कृति के केंद्र में मंदिर थी। यदि हम आज उसको देखने की कोशिश करें तो तिरुचिरापल्ली का जो रंगनाथ स्वामी मंदिर है, उसकी आर्थिक भूमिका आज भी वहाँ जनसामान्य में बनी हुई है। तो इस प्रकार से तब की तत्कालीन अर्थव्यवस्था के धूरी में मंदिर स्थित थे। और उन्हें कुछ इतिहासकारों ने टेम्पल लैंडलॉर्डिज्म की संज्ञा दी है, मंदिर के सामंतवाद की संज्ञा दी है कि मंदिरों का स्वरूप एक सामंती स्वरूप को ग्रहण किया था। लेकिन मंदिरों के उद्देश्य कल्याणकारी भी थे और सामाजिक लोगों को शिक्षित करने में कला, शिल्प, विज्ञान, आयुर्वेद और ज्योतिष, इन सब विधाओं को प्रचलित करने में मंदिर की एक विशिष्ट उपयोगिता थी। इस प्रकार से मंदिर न केवल दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन में और आर्थिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, सांस्कृतिक जो वस्तुएं थी उनके संरक्षण में और कला के विकास में भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से थी। दक्षिण भारत में चोलों के इस काल में तंजौर के इस विशिष्ट मंदिर के साथ साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर बना, जो गंगईकोंड चोलापुरम नामक स्थल पे बना। और इस मंदिर को हम आमतौर पे गंगईकोंड चोलेश्वर टेम्पल के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण स्वयं ही राजराजेश्वर मंदिर के निर्माण की शैली के अनुकरण में हुआ है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने की योग्य है कि विमानों के निर्माण के दृष्टिकोण से बृहदेश्वर मंदिर का विमान भारतवर्ष में सबसे ऊंचा विमान है और गंगईकोंड चोलापुरम का विमान उसके अनुकरण में बनाया गया है। लेकिन शिल्प
कला के विधान के दृष्टिकोण से, मूर्ति कला के निर्माण के दृष्टिकोण से गंगईकोंड चोलापुरम की जो मूर्तियां हैं वो बृहदेश्वर मंदिर की मूर्तियों से कुछ मामले में बेहतर है। अर्थात विशालता के दृष्टिकोण से राजराजेश्वर मंदिर जहां महत्वपूर्ण है, कला के दृष्टिकोण से गंगईकोंड चोलापुरम भी महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि चित्रकला के दृष्टिकोण से देखें तो बृहदेश्वर मंदिर पुनः एक विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि इस मंदिर के नाट्यकरण में एक पूरे हिस्से में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित मुद्राओं का, अभिनय की मुद्राओं का, नृत्य की मुद्राओं का निरूपण किया गया है। और इससे एक बात स्पष्ट होती है कि भारत में यदि आज नृत्य की शैलियाँ, भरतनाट्यम की शैली यदि अपने प्राचीन स्वरूप को बनाए रखने में सक्षम है तो वो मंदिर संस्कृति के कारण ही है। ऐसा उड़ीसा के संदर्भ में कह सकते हैं कि यदि उड़ीसा शैली के नृत्य की प्रवृत्ति और पूरे उनके मुद्रा विन्यास का तरीका यदि आज संजीवित है तो मंदिर संस्कृति के कारण जीवित है। इस प्रकार से जो सांस्कृतिक पक्ष है मंदिरों का, वह 800 से 1200 के काल में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंदिर मनुष्य की सामाजिक संस्कृति की धुरी के रूप में कार्य कर रहे थे। 12वीं शताब्दी के बाद के कालखंड में भारतीय स्थापत्य में कई प्रकार के नए प्रयोग हुए और ये नए प्रयोग पश्चिमी एशियाई प्रभाव में विकसित हुए, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि भारत में सल्तनत काल के जन्म के साथ ही भारत में एक न केवल नए प्रकार के राजनीतिक हलचल का ये युग था, नए प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था का आना था, नए शासकों का आना था। यह कला और वास्तुकला के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि भारत में पर्शियाई लोगों के आने के पूर्व और पर्शियन शैली के आने के पूर्व के वास्तुकला का यदि हम तकनीकीगत विश्लेषण करें तो उसको हम ट्राबिएट शैली की संज्ञा दे सकते हैं, जिसका तात्पर्य हुआ कि एक विशाल भवन का निर्माण अनेकानेक पत्थरों को जोड़ कर किया गया है। एक पत्थर दूसरे पत्थर से सॉकेट्स के माध्यम से, स्टोन की के माध्यम से जोड़े जाते थे और उनके मध्य एक संतुलन कायम किया जाता था और इस तरह से विशाल रचनाओं का निर्माण होता था। लेकिन जब सल्तनत काल आया तो उस सल्तनत काल की विशेषता यह थी कि सल्तनत काल में मेहराब की शैली, गुंबद की शैली का भारत में विकास हुआ। और प्रयोग के दृष्टि से देखें तो हमें किस प्रकार के विकास के चरण दिखाई पड़ते हैं। दिल्ली साक्षी है उस विकास का जो सल्तनत काल में विकास संभव हो सका और जो नवीन प्रवृत्तियां पैदा हो सकी वो आरंभिक चरण में, अपने आरंभिक काल में बहुत प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन स्थानीय जो पुराने भवनों के जो अवशेष बचे हुए थे उनको लेकर निर्मित किए गए हैं। और इन संदर्भ में जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है दिल्ली का, वहाँ का जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है, जिसे आमतौर पे दिल्ली की पहली मस्जिद माना जा सकता है, कुब्बतुल इस्लाम में पुराने जो खंडहर के रूप में, भग्नावशेष के रूप में जो प्राप्त प्रस्तर खंड थे, जो स्तंभ शीर्ष थे, स्तंभें हैं, इनको प्रयोग में लाया गया है और एक मस्जिद का निर्माण किया गया है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि नई जो शैली भारत में आई उसको हम आर्कुएट शैली कह सकते हैं, जिसमें आर्चेज की, गुंबदों की प्रधानता है, जिसमें कि मेहराबों की प्रधानता है, जिसमें स्क्विंचेज और पेडेंटिव्स के ऊपर बड़े बड़े भवनों का निर्माण हुआ है। और इसमें जो पहला भवन है वो कुब्बतुल इस्लाम है, जिसका तात्पर्य है इस्लाम की शक्ति, और ये पुराने भग्नावशेषों को लेकर बनाया गया मस्जिद है। इसलिए इसमें जो स्तंभ हैं वो पूरी तरह से नितांत भारतीय शैली के हैं। बस केवल छोटे आकार के गुंबद और क्लॉस्टर्ड वरांडा का जो स्वरूप है वह मस्जिद के प्रकार का स्वरूप है। वस्तुतः यदि हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के काल से निश्चय ही
पर्शियन प्रभाव व्यापक रूप में दृष्टिगोचर होने लगा जब अलाई दरवाज़ा का निर्माण कुतुब कॉम्प्लेक्स में किया गया। और ये वही काल है, हम ये मानते हैं कि इल्तुतमिश के काल में कुतुब मीनार पे काफ़ी काम हुआ, थोड़ा कार्य हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी शुरुआत की। इल्तुतमिश के काल में थोड़ा विकास हुआ, लेकिन अलाउद्दीन के काल में भी इसका विकास हुआ और कालांतर में फिरोज शाह तुगलक के काल में भी कुतुब मीनार के ऊपर काम हुआ। तो इस युग के जो महत्वपूर्ण काम है, इसके ऊपर हम पर्शियन प्रभाव बहुत गहरे रूप में पाते हैं। अलाई दरवाज़ा के ऊपर भी जो बना हुआ गुंबद है, वह वैज्ञानिक पद्धति से बना हुआ भारत का प्राचीनतम गुंबद है। और इसके साथ ही जो अलाई दरवाजे का मेहराब है, वह भी भारत में बना हुआ पहला मेहराब है। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के काल का जो यह भवन है, वो भारत में दार्शनिक शैली और पर्शियन शैली के विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चरण है। लेकिन यहाँ यह बताना आवश्यक होगा कि इन भवनों की जो रचना हुई है, इसमें भारतीय स्थापत्य की विशेषताएं भी समाई हुई हैं। किसी न किसी रूप में भारतीय शैली को अपनाया भी गया है। दूसरा महत्वपूर्ण स्थल अजमेर है इस कालखंड में, जहां 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण हुआ है और यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक के काल की रचना है। 2.5 दिन के झोपड़े की विशेषता भी कुब्बतुल इस्लाम के समान है, जो पुराने भारतीय मंदिरों और भवनों के प्रस्तर खंडों के ऊपर निर्मित की गई है। यदि हम दिल्ली के बाद के काल के विकास को देखें तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के काल में हौज खास और सीरी जैसे महत्वपूर्ण स्थलों का निर्माण हुआ है। और कालांतर में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का निर्माण किया, जो एक सुविशाल फोर्ट है और उसमें जो ढालुआं दीवारें बनी हैं वो मजबूती प्रदान करती है किला के वास्तु को। जो संपूर्ण किला बना है, संपूर्ण दुर्ग बना है, वो बहुत ही मजबूत प्रकार का बना है, जिसमें दिल्ली क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग हुआ है। हम देखते हैं कि यह सल्तनत काल के सुदृढ़ीकरण का काल है। अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों ने सल्तनत शासन को भारत में बहुत ही सुदृढ़ किया और इसलिए उसके पश्चात सुदृढ़ राजनीतिक स्थिति के आलोक में बहुत ही सशक्त भवनों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। आदिलाबाद का किला जो गयासुद्दीन किला के बाद बना, या फिरोज शाह कोटला जैसे भवन जो फिरोज शाह तुगलक के काल में बने, ये इसी प्रकार की सुदृढ़ता के परिचायक हैं। हालांकि तुगलक कालीन भवनों में हम अलंकरण का अभाव देखते हैं, लेकिन निश्चय ही ये सशक्तता के दृष्टिकोण से, सुदृढ़ता के दृष्टिकोण से अपने युग के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उस युग की इमारतों का, उस युग के स्थापत्य कला का। तुगलक काल के बाद के कालखंड में दिल्ली में विशेष करके लोधी काल में हम देखते हैं कि बड़े बड़े मकबरों का निर्माण किया गया है। और ये जो मकबरे हैं, इस युग के जो मकबरे हैं, वो लोधी गार्डन्स में मिलते हैं। लोधी गार्डन्स के मकबरों की अपनी विशिष्टता है। पहली बार एक बड़े क्षेत्र में वानस्पतिक सौंदर्य के मध्य, जहां खूब सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, एक उद्यान के मध्य में मकबरों को बनाने की नवीन प्रवृत्ति का जन्म होता है। साथ ही ये मकबरे ऊंचे चबूतरे के ऊपर बनाए गए, क्योंकि जब ये वृक्ष से आच्छादित होंगे तो इन्हें आम व्यक्ति को कैसे दिखाई पड़ेगा, इसलिए इनका ऊंचा होना जरूरी था। और एक बेटर स्काईलाइन कैसे मॉन्यूमेंट को प्रोवाइड किया जाए, यह भी उद्देश्य था उस समय के स्थापत्यकार का। तो उसने इमारतों का निर्माण ऊंचे चबूतरों के ऊपर किया है। और इस युग में जो सिकंदर शाह लोधी का जो मकबरा बना है, वह डबल डोम का पहला उदाहरण है भारतवर्ष में, जिस दोहरी गुंबद हम इसे कह सकते हैं। एक गुंबद के ऊपर एक बड़े गुंबद का निर्माण, जिससे गुंबद की सुविशालता दर्शकों को दूर से ही पता चल सके। तो यह एक नवीन प्रयोगों का काल है। और मुगल काल और लोधी काल के बीच के कालखंड को देखें तो दो महत्वपूर्ण स्थल हमारे पास आते हैं राजकीय शैलियों के दृष्टिकोण से। एक नारनौल है, जहाँ जो हरियाणा में है, और यहाँ शेर शाह के पूर्वजों के कुछ मकबरे का हमें प्रमाण स्वरूप मिलते हैं। दूसरा साहसाराम जैसा स्थल बिहार में है, जहाँ पर कि शेर शाह के मकबरा हम लोगों को प्राप्त होता है। और यह मकबरा पूर्व मुगल काल की शैली का सबसे प्रभावशाली मकबरा है। मुगलों की यदि हम बात करें, उनके काल में स्थापत्य के काल करें, तो बाबर को भारत में
पैर जमाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। राजनीतिक वह एक स्थिरता का काल नहीं था और इसलिए उस युग में बहुत सारे भवन नहीं बने। पानीपत में मस्जिद बनी या छोटी बड़ी और मस्जिदें बनी, वो मस्जिदें रचना के दृष्टिकोण से बहुत प्रभावशाली नहीं है। पहली प्रभावशाली रचना जो मुगल काल की बनी है और वो अकबर के काल की है, वह हुमायूं का मकबरा है जो दिल्ली स्थित है। और इसका जो 4 बाग पैटर्न है जो पूरी तरह से प्रचलित थी पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में, उस शैली को यहाँ पर अपनाया गया है। और एक बड़े विशाल चबूतरे के ऊपर जिसके चारों तरफ अलकोव बने हुए हैं, इस अष्टकोणीय मकबरे का निर्माण हुआ है। और हम इसकी गुंबद को देखें तो ये श्वेत संगमरमर का बना है। बाइक्रोमिक इफेक्ट द्विरंगी प्रभाव छोड़ता है। लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ संगमरमर का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुमायूं के मकबरे में देखने को मिलता है। साथ ही इसका जो गुंबद है वह एक तरबूजी प्रकार का गुंबद है, वाटरमेलन टाइप ऑफ अपने आप में डोम है, जिसके ऊपर इन्वर्टेड लोटस अर्थात अवांगमुखी कमल, अलंकृत कमल का अलंकरण किया गया है। और इसका एक पिनेकल भी बनाया गया है जो स्थानीय भारतीय जो कला का सम्मिलन है इस्लामिक कला के साथ, उसको रूपायित करता है। हम यदि देखें तो इसी कालखंड में, अकबर के कालखंड में ही आगरा के बड़े किले का निर्माण होता है जो आरंभिक रूप में सिकंदर लोदी का किला था। और उस किले का बृहत्तर स्वरूप अकबर के काल में आता है, जहां दीवाने खास और दीवाने आम, जनाना महल जैसे महत्वपूर्ण भवन बनते हैं। लेकिन अकबर ने अपनी अभिरुचि विशेष करके जो कला के प्रति थी उसने फतेहपुर सीकरी नामक स्थल पे दिखाया, जहां पे हमें भारतीय शैलियों में जोधपुर की और राजपुताने की शैली बिरबल के महल में और जोधाबाई पैलेस में दिखाई पड़ती है। पर्शियाई प्रभाव बुलंद दरवाजा में दिखाई पड़ता है। सर्पेंटाइन तरह के ब्रैकेट और सुंदर अलंकरण की जो प्रवृत्ति है वो शेख सलीम चिश्ती के मजार में दिखाई पड़ती है। लेकिन एक समय के बाद फतेहपुर सीकरी को छोड़ दिया गया था और वापस अकबर आगरा में आए। अकबर की मृत्यु के उपरांत अकबर ने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं अपने काल में शुरू किया था, जो एक बड़े गुंबद के लिए नहीं जाना जाता। ये बौद्ध विहारों की शैली से मिलता जुलता मकबरा है और इसमें बहुरंगी टाइल्स का प्रयोग हुआ है, बेशकीमती बल्कि कहना चाहिए पत्थरों का प्रयोग हुआ है। लेकिन यह किसी भी प्रकार से अकबर की जो अपनी मूल योजना थी उसके अनुरूप नहीं बन पाई। और इस काल में यानी कि जहांगीर के काल में हम देखते हैं कि दूसरा महत्वपूर्ण जो भवन है वह इत्तेमादुद्दौला का मकबरा है, जिसमें पच्चीकारी की नवीन प्रवृत्ति आई है। और यह वो पच्चीकारी और श्वेत संगमरमर का सुंदर प्रयोग है जिसके कारण शाहजहां के काल में ताजमहल एक बहुत ही प्रभावशाली बिल्डिंग के रूप में हमारे सामने आता है। और ताजमहल की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसके सादगी में जो सौंदर्य समाया हुआ है वह इसको कला जगत में सबसे विशिष्ट कृति के रूप में बनाता है। इसके सौंदर्य और स्थापत्य के जो संतुलन का पक्ष है वो बहुत प्रभावशाली है। अंदर किया गया इनले वर्क जिसको हम पच्चीकारी कहते हैं वो पर्शियन शैली में की गई है। बहुत सारे विद्वान ऐसा मानते हैं कि पच्चीकारी की परंपरा का जन्म इटली में हुआ और वो धीरे धीरे करके भारत पहुंचा है। परंपरा चाहे जहां से ही पैदा हुई हो, परंतु जिस प्रकार की पच्चीकारी का काम ताजमहल में किया गया है वह अपने आप में बहुत ही सौंदर्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद का निर्माण किया और शाहजहानाबाद में 2 बहुत प्रभावशाली स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। एक जमा मस्जिद है जो तत्कालीन दिल्ली के मस्जिदों में सबसे बड़ा है, और दूसरी तरफ जो लाल किला है उसके अंदर दीवाने खास, दीवाने आम के साथ साथ रंग महल, जनाना महल, तस्बीह खाना जैसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया है। शाहजहां की कॉल आ रही है उत्तर प्रदेश से, हम उस कॉल को लेना चाहेंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं। जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हम आपकी आवाज़ सुन सकते हैं, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो 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 हेलो। जी, अपना प्रश्न पूछिए, हम आपकी आवाज़ सुन सकते हैं।
हाँ हाँ, आवाज बहुत कम आ रही है। हमारा प्रश्न ये था कि अभी इस समय डॉक्टर आनंद व्यास चैनल पर बोल रहे थे, उसको देख करके हम अयोध्या से बोल रहे हैं। हाँ जी। एक प्रश्न मेरा ये है कि ये परीक्षित के लड़के जन्मेजय के टाइम पर एक नागबली यज्ञ हुआ था, जिसमें नागों को यज्ञ द्वारा जलाया गया था। लास्ट में एक नाग बचा था। उस पर कोई प्रकाश डालने की हम चाहते हैं कि कोई न कोई शास्त्रीय व्यवस्था हो तो जरा बनाई जाए। हाँ, कौन सा मंत्र प्रयोग किया गया था और क्या हुआ था? जी। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है। ये हेलो? महाभारत की कथा में आती है, लेकिन जो मेरा विषय है वो भारत में स्थापत्य कला के से संबंधित है। तो ये स्थापत्य के दृष्टिकोण से प्रश्न आपका महत्वपूर्ण नहीं बन रहा है। वो तक्षक नाग को लेकर जो यज्ञ का प्रसंग है आप वो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा विषय मूल जो है वो स्थापत्य कला है, यानी मंदिरों की, मस्जिदों की, भवनों के निर्माण से। नहीं, वो मंदिरों का चूंकि वर्णन उसमें आया था कि वहाँ क्या क्या होता था, वो पूरी अर्थव्यवस्था बता रहे थे तंजौर के मंदिर का। इसलिए हमने कहा कि ये भी एक मन विषय है भाई। अब ये और किससे पूछा जाए? गांव का हल जोतने वाला तो इसको बता नहीं सकता, और जितने आजकल साधु संत हैं वो कमाने खाने में लगे हुए हैं। और आप लोग कम से कम विद्वान हैं, तो इस महत्वपूर्ण विषय को कहीं से ढूंढ के ला सकते हैं। जहाँ देखिए महाभारत काल के मंदिरों के मतलब जो ये अवशेष हैं, शिक्षित थे, वो बेचारे एक्सपायर हो गए। वो कुछ थोड़ा सा ढूंढे थे। हम लोग नौकरी पेशा में हैं। अब ये है कि पूरा- जिस तरह से उन्होंने आप यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो जहाँ तक पुरातात्विक दृष्टिकोण से प्रमाण की बात है, तो हमें गुप्त काल और गुप्त काल के बाद के मंदिर ही मिलते हैं ज़्यादातर, है ना। तो इसलिए जो महाभारत कालीन जो मंदिरों की परिचर्चा साहित्य में है, उसको पुरातत्व के आलोक में हम देखने में सफल नहीं हैं कहीं न कहीं। और इसलिए भी है क्योंकि जो मटेरियल कल्चर का, भौतिक संपदा का जो विकास होता है और जो साहित्यिक जो वर्णन है हमें महाभारत में मिलता है, उन दोनों के बीच में सामंजस्य बहुत नहीं बैठाया जा पाया है। हम लोग पुरातात्विक जो प्रमाण हमारे सामने उपलब्ध है मंदिरों का, उसी आधार पर परिचर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। साहित्य में बहुत सारे संदर्भ आते हैं। रामायण में भी बहुत तरह के भवनों की बात हुई है, महाभारत में भवनों की बात हुई है। और महाभारत में तो जिस तरह के सभा कक्ष की बात हुई है, वज्रलेप की पद्धति की बात हुई है, वो बातें बहुत रोचक हैं, प्रभावशाली दिखती हैं कहीं न कहीं। लेकिन जब तक इतिहासकारों को और पुरातत्ववेत्ताओं को गुप्त काल खंड के पहले के संरचनाओं के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है, पुरातात्विक दृष्टिकोण से हम लोग इस विषय को विस्तारित रूप में परिचर्चा का विषय नहीं बना सकते हैं। धन्यवाद जी। आप तो हम लोग परिचर्चा कर रहे थे कि जो शाहजहां का कालखंड है उसमें कई नई प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। जैसे फ्लूटेड कॉलम्स बनने लगे हैं, जो स्तंभ बनने लगे हैं, उसमें घटपल्लो जैसी आकृतियां दिखती हैं जो हमारे प्राचीन परंपराओं में कहीं न कहीं थी। वो प्रवृत्तियां यहाँ पे दिखाई पड़ती हैं। साथ ही जो गुंबद है, वो गुंबद प्याजी प्रकार की गुंबदें बनी हैं, वो बल्बस डोम है जो बहुत अधिक प्रभाव उत्पादक है। यदि आप जमा मस्जिद के गुंबद को देखें, तस्बीह खाने के ऊपर बनी हुई गुंबद को देखें, ताजमहल के गुंबद को देखें, तो ये गुंबद प्याजी गुंबद है और प्याज की आकृति के समान हमें दिखाई पड़ते हैं। इनको हम अंग्रेजी में बल्बस डोम कह सकते हैं। इसके साथ ही दांतेदार मेहराबों का बहुत प्रचलन इस युग में बढ़ा है, जिसको हम फॉलिएटेड आर्च कहते हैं। और ये 3 सर्वप्रमुख विशेषता मानी जाती है शाहजहां के काल के। औरंगजेब के काल में हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे भवन नहीं बने हैं। लाल किला में केवल मोती मस्जिद एक ऐसा भवन बना है जिसमें शाहजहां कालीन प्रभाव तो दिखते हैं, लेकिन वो प्रभावोत्पादकता नहीं दिखती है जो शाहजहां कालीन भवनों में है। और एक दूसरा भवन औरंगाबाद में औरंगजेब के काल में बना, जिसको आमतौर पे भारत का द्वितीय ताजमहल कहते हैं। लेकिन पुनः मैं कहूँगा, ताजमहल का प्रभाव जरूर इस बिल्डिंग पर दिखता है, लेकिन वो प्रभाव उत्पादकता नहीं दिखती है। इसे रौबिया उद दौरानी के मकबरे या बीबी के मकबरा के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण औरंगजेब के बेटे ने किया था। ताजमहल जैसी शैली इसमें दिखाई पड़ती है, लेकिन ताजमहल का जो अपना रूप विन्यास है, ताजमहल का जो अपना सौंदर्य है, वह सौंदर्य इसमें परिलक्षित नहीं होता है। इस कालखंड के बाद जो भारत में भवनों के निर्माण की प्रवृत्ति और प्रकृति है, उसमें हम
ये कह सकते हैं कि 1850 के पश्चात के बिल्डिंग्स जो भारत में बने हैं उनमें ब्रिटिश प्रभाव या यूरोपीय प्रभाव कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। दिल्ली में सेंट जेम्स चर्च हो या म्यूटरी मेमोरियल हो, उनमें यूरोपीय प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। और कालांतर के लुटियंस की दिल्ली में हमें दिखाई पड़ता है। जो लुटियंस का उद्देश्य था भारत में ऐसे भवन का निर्माण करना प्रशासकीय दृष्टिकोण से और वायसराय के निर्माण के निवास के दृष्टिकोण से, जो यूरोपीय प्रकार के स्थापत्य के रोचकता को, उसके स्थापत्य के प्रभावशाली पक्ष को प्रकट करे। लेकिन इन बिल्डिंग्स में भी कहीं सांची का प्रभाव दिखता है गुंबद के ऊपर, कहीं हम लोगों को मितावली के मंदिर का पार्लियामेंट हाउस के निर्माण में प्रभाव दिखता है। यानी भारतीय तत्वों का संयोजन और संतुलन ब्रिटिश काल के भी स्थापत्य में हुआ है। जी सर, एक कॉल है हरियाणा से। जी हेलो 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 जी। हाँ जी बोलिए, अपना नाम बताइए, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, एक क्वेश्चन है जी। हाँ जी पूछिए। क्वेश्चन है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है जी? सासाराम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, बिहार में। थैंक यू जी। थैंक यू जी सर, आज हमने कई कालों के बारे में, कई शैलियों के बारे में जाना। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जो आपने अभी बीच में लेक्चर के बीच में आपने बोला था कि सुपर स्ट्रक्चर को विमान कहा जाता है, तो ऐसा क्यों? विमान का तात्पर्य होता है, दक्षिण भारत में ऐसा कहते हैं, विशिष्ट मान। अच्छा। यानी जिसका मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो। अच्छा। और जो विमान इतना विशाल बनता है तो जब तक उसका मेजरमेंट, जब तक उसका मान बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा, संतुलन नहीं पैदा किया जा सकता है। एक पक्ष तो परिमाप के दृष्टिकोण से ये है, दूसरा एक मंदिर जो है वो भगवान का वाहन भी है। ऐसा मान सकते हैं कि मंदिर के देवता का वो वाहन भी है, तो इस तरह से हम उसको विमान कहते हैं। जी, ये तो थी प्राचीन भारत की बात। जो आज हम निर्माण कर रहे हैं, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह जो बन रही हैं, इस काल को क्या कहेंगे? हाँ देखिए, ये जैसे गुड़गांव में हम जाते हैं तो स्वतंत्रता के का उत्तरवर्ती चरण है और इसको हम स्वतंत्रोत्तर काल कह सकते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कह सकते हैं भारत का, या कंटेम्प्ररी पीरियड कह सकते हैं, समसामयिक काल है ये। और इसमें बहुत वैविध्य प्रयोग हो रहा है। प्राचीनतम शैलियों का भी कहीं कहीं अनुकरण दिखता है, मध्यकालीन शैलियों का अनुकरण दिखता है, यूरोपीय कला के जो प्रतिमान हैं, जो स्वरूप हैं, उसका तो विशिष्ट प्रभाव हर जगह दिखाई पड़ता है। लेकिन बहुत सारे मंदिरों को जो आज निर्मित, जैसे अक्षरधाम मंदिर का यदि आप उदाहरण लें तो वो पुरानी प्रवृत्ति है। फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। जी हेलो हेलो जी, मेरे ख्याल से कॉल कट गई है जी। तो जैसे अक्षरधाम जैसे मंदिर भारत में आए हैं, या आपके दिल्ली में छतरपुर जैसे मंदिर आए हैं, तो ये जो पुरानी हमारी शैली है वो इतनी प्रभावशाली है, इतनी रोचक है, उसका सौंदर्य इतना हम लोगों को हृदयग्राही लगता है कि एक बार फिर से हम भारत में देख रहे हैं कि पुरानी कला शैलियों को, पुराने अभिप्रायों को हम लोग स्थापत्य में पुनः अपना रहे हैं। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो इसी के साथ आज हमने बात की भारत के कई कालों के बारे में और उन्हीं शैलियों का विवरण भी किया, जिसमें हमने मंदिरों व भवनों के निर्माण के बारे में जाना और कई शैलियों के बारे में भी जाना। इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको जो ये लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा सहायक रहेगा और आप भारत के प्राचीन काल के बारे में और साथ ही साथ नवीन भारत के बारे में भी जानने में सहायक रहेगा। धन्यवाद।